हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? ये भी एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसका नाम ही दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल दो साइंटिस्ट के द्वारा पॉस्टुलेट किया गया है, दिया गया है, और वो दो साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। और इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किस तरह से डिस्क्राइब किया, इनके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है उसको कहा गया आइसबर्ग और लिपिड को कहा गया है सी। तो अगर आप लोग रिकॉल करेंगे लास्ट डायग्राम को, तो वो कुछ इस तरह का ही दिखाई देता है कि प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स जो कि फ्लोट कर रहे हैं इन द सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ वहाँ, और किस मैनर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है? मोज़ेक पैटर्न में। आप लोगों ने कभी मोज़ेक देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कलरफुल टाइल्स जो इधर उधर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में होते हैं उसको मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पर इन केस ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन्स है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑन सरफेस ऑफ द लिपिड, या फिर वो पूरी तरह से इंक्लूडेड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इधर उधर प्रोटीन बाइलेयर में। इसीलिए यहाँ पर इसको इस तरीके से समझाया गया है। अब यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, वो स्टैटिक या रिजिड नहीं होता है। अगर वो स्टैटिक नहीं है, अगर वो रिजिड नहीं है, मतलब उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़रूर होगी। तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है? अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। तो जो लिपिड उसमें प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, लेकिन जब हम लिपिड के लिंकेज की बात करते हैं तो एक लिपिड दूसरे लिपिड से लिंक्ड है विद अ वेरी वीक बॉन्ड। वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? एक वीक बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं। तो वीक बॉन्ड होने के वजह से यहाँ पर लिपिड मॉलिक्यूल्स को एक प्लस पॉइंट मिलता है जो कि उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। यहाँ पे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है दे कैन मूव लैटरली, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें फ्लूइडिटी है। इसीलिए जो मोज़ेक मॉडल कहा गया है उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। अब ये जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए या एंटायर पूरे सेल के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रो करता है इन साइज एंड इन शेप। उसी तरह से जब हम एक पर्टिकुलर सेल की बात करते हैं तो सेल की भी ग्रोथ होती है। एक टाइनी अमाउंट से वो ग्रो करके अपना एक मैच्योर फॉर्म में आता है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो सेल साइज में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। फिर हम दूसरा बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन के दौरान सेल को एक्सपैंड भी करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है सिक्रीशन। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं सेमी परमिएबल होता है या सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेल के अंदर क्या आएगा, सेल के बाहर क्या जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको रेगुलेट करता है, इसको चेक करता है। तो जितने भी मटेरियल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लो करेंगे या उसके बाहर फ्लो करेंगे, ये भी क्या इंडिकेट करता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है।
और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं रेलवे स्टेशंस का। तो पूरे शहर को बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस हैं, जंक्शंस हैं जो जोड़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन। अब एक सेल को अगर दूसरे सेल से कांटेक्ट करना है तो वो किसके थ्रू कांटेक्ट करेंगे? यहाँ पे सेल जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। और ये सेल जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है? सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से। अब हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वेरियस फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन है सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा फंक्शन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। बार बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, वो रेगुलेट करेगा, चेक करेगा कि सेल के अंदर क्या आना चाहिए और सेल के बाहर क्या जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज एनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमने एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा एक फंक्शन करता है या एक प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस क्या है हम इसको समझते हैं। अमीबा क्योंकि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इसका जो शेप है वो इर्रेगुलर है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है अमीबा का। तो सपोज कि ये हमारा एक अमीबा है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। अब सपोज कि इसके सामने एक आया है कोई फूड पार्टिकल या कोई मटेरियल और ये क्या करेगा? अब इसको एनगल्फ करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपना सूडोपोडिया, सपोज ये हो गया इसका सूडोपोडिया, ये इस फूड पार्टिकल या जो भी मटेरियल है इसके आसपास एक कवरिंग लाइक फॉर्मेशन बनाएगा और धीरे 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 हम क्या देखेंगे कि ये फूड जो है इस अमीबा के अंदर आ गया। ये हो गया हमारा फूड वैक्यूल। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है ये कैसे पॉसिबल हो पाया? अगर अमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजिड होता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग फ्लूइड इन नेचर, बीइंग फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फूड इनटेक करने में भी मदद करता है।